आज हम भौतिक भूगोल में अपरदन चक्र के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले स्कॉटिश भूविज्ञानवेत्ता जेम्स हैटन ने 1785 में भूविज्ञान क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन किया। उनका न तो आदि का कोई लक्षण है और न अंत का कोई भविष्य, अंततः पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रकृति की संकल्पना में परिणत हो गया और इसी आधार पर उन्होंने एक रूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अमेरिकी विद्वान विलियम मॉरिस डेविस ने अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में किया। उनके अनुसार किसी भी स्थलाकृति का निर्माण तथा विकास ऐतिहासिक क्रम में होता है, जिसके अंतर्गत उसे कई अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है। और पृथ्वी की सतह पर दो तरह के बल कार्य करते हैं, अंतर्जात और बहिर्जात। अंतर्जात बल पृथ्वी के अंदर से उत्पन्न होते हैं तथा धरातल पर विषमताओं का सृजन करते हैं। और ये जो विषमताएं होती हैं धरातल पर, वो उत्थान द्वारा पर्वत, पठार, पहाड़ी का निर्माण और अवतलन द्वारा झील, गड्ढे आदि का निर्माण होता है। बहिर्जात बल, जिसमें हम सागरीय तरंग, हिमानी, पवन, नदी, बहता हुआ जल आदि हैं, समतल स्थापक बल होते हैं। और जैसे ही अंतर्जात बल द्वारा धरातल पर विषमताओं का निर्माण होता है, बहिर्जात बल इन विषमताओं को दूर करने में प्रयत्नशील हो जाते हैं तथा अंततः उस भाग को समतल मैदान में परिवर्तित कर देते हैं। इस प्रकार उस समय के तथा विभिन्न अवस्थाओं तरुण, प्रौढ़ तथा जीर्ण, ये जो अवस्थाएं हैं के सम्मिलित रूप को, जिससे होकर ऊंचा उठा भाग अपक्षय तथा अपरदन द्वारा समतल प्राय मैदान में बदल गया है, अपरदन चक्र कहते हैं। और डेविस महोदय ने इस अपरदन चक्र को भौगोलिक चक्र नाम दिया है। डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन 1899 में किया, लेकिन जर्मन विद्वानों ने इस संकल्पना की आलोचना की और चक्र शब्द को भ्रमित करने वाला बताया, यानी भ्रामक बताया। वाल्टर पैंक इसके प्रमुख आलोचक थे। पैंक ने अपरदन चक्र की मूल बात को स्वीकार किया, परंतु डेविस द्वारा प्रतिपादित भौगोलिक चक्र को स्वीकार नहीं किया तथा नए अपरदन चक्र का प्रतिपादन किया। डेविस के भौगोलिक चक्र के बाद प्रत्येक प्रक्रम अपरदन के कारक जैसे नदी, भूमिगत जल, सागरीय जल, हिमानी, पवन, परिहिमानी आदि के साथ चक्रीय व्यवस्था के अवलोकन प्रारंभ हो गया। डेविस ने 1905 में शुष्क प्रदेशों में एरिड साइकिल ऑफ इरोजन की संकल्पना का प्रतिपादन किया। बीदी ने 1911 में, स्वीजिक ने 1918 में तथा सैंडर्स ने 1921 में चूने के पत्थर वाले क्षेत्रों में भूमिगत जल द्वारा कार्स्ट अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। 1933 में क्रिकमे ने डेविस के भौगोलिक चक्र में संशोधन प्रस्तुत किया तथा उन्होंने डेविस के पेनिप्लेनेशन के स्थान पर पैनप्लेनेशन को अधिक प्रभावकारी बताया और कहा कि चक्र के अंत में पेनिप्लेन न बनकर पैन प्लेन निर्मित होता है। कुछ विद्वानों ने जब डेविस के भौगोलिक चक्र को भूपटल के कई क्षेत्रों में स्थल रूप के निर्माण की प्रक्रिया
के स्पष्टीकरण में असमर्थ पाया तो नवीन चक्रों का प्रतिपादन किया। 1948 में एल.सी. किंग महोदय ने अफ्रीका के शुष्क तथा सवाना प्रदेशों के स्थल रूपों के विकास के स्पष्टीकरण के लिए पेडी प्लेनेशन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। पफ तथा टॉमस ने 1966 में अफ्रीका के शुष्क तथा अर्धशुष्क सवाना प्रदेश में स्थल रूपों के विकास के लिए सवाना अप्रदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। इसी तरह 1950 में पेल्टियर ने परिहिमानी क्षेत्र में परिहिमानी अप्रदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। स्ट्रालर, हैक तथा चोर्ले ने डेविसियन शैली में अप्रदन चक्र को भ्रमित करने वाला बताया तथा प्रतिपादित किया कि जब तक अनाच्छादनात्मक प्रक्रमों को नियंत्रित करने वाले कारकों में परिवर्तन नहीं होता तब तक स्थल रूप में समय के साथ कोई परिवर्तन नहीं होता। इस तरह इन लोगों ने अप्रदन चक्र की संकल्पना का खंडन करके गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा बताया कि स्थल रूपों के निर्माण में समय का कोई महत्व नहीं होता है। ये था अप्रदन चक्र के बारे में, जो अलग अलग समय में अलग अलग विद्वानों ने किस प्रकार से उसको डिस्क्राइब करने की या समझाने का प्रयास किया है। अब अपन अध्ययन करते हैं डेविस का भौगोलिक चक्र। ने पहले ही बात की, डेविस महोदय ने 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया और बताया कि भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अप्रदन के प्रक्रम द्वारा प्रभावित होकर एक आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। यानी साधारण शब्दों में हम क्या बता सकते हैं कि उठा हुआ जो भूखंड है उस पर अप्रदन के द्वारा वो आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाता है। इन्होंने बताया कि स्थल रूपों के निर्माण एवं विकास पर संरचना प्रक्रम में अप्रदन के कारक तथा समय, जिसको इन्होंने अवस्था बताया है, का प्रभाव होता है। तो क्या हो गई? संरचना, प्रक्रम तथा समय या अवस्था जिसे कह सकते हैं का प्रभाव होता है। इसी आधार पर डेविस ने ये प्रतिपादित किया कि स्थल रूप, संरचना, प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। ए लैंडस्केप इज ए फंक्शन ऑफ स्ट्रक्चर, प्रोसेस एंड टाइम। इन तीन कारकों, कौन से? संरचना, प्रक्रम तथा समय या जिसको अवस्था कह सकते हैं, को डेविस के त्रिकुट के नाम से जाना जाता है। और ये आपकी ऑब्जेक्टिव टाइप जो होता है उसमें भी आता है डेविस के त्रिकुट। तो क्या है? संरचना, प्रक्रम तथा समय या अवस्था, इसको डेविस के त्रिकुट कहा जाता है। भौगोलिक चक्र डेविस द्वारा प्रस्तुत स्थल रूपों के निर्माण से संबंधित सामान्य सिद्धांत नहीं है, वरन डेविस का सामान्य सिद्धांत ये है कि स्थल रूपों में समय के संदर्भ में क्रमिक परिवर्तन होता है। इनके सिद्धांत का मुख्य उद्देश्य स्थल रूपों का जननिक एवं क्रमबद्ध वर्णन करना था, यानी समय के साथ जो परिवर्तन होता है। उत्थान तथा अपरदन। डेविस का अपरदन चक्र स्थलखंड में उत्थान के साथ प्रारंभ होता है। उत्थान की अवधि छोटी होती है तथा जब तक उत्थान चलता रहता है अपरदन प्रारंभ नहीं होता, परंतु जैसे ही उत्थान पूर्ण हो जाता है
अपरदन प्रारंभ हो जाता है तथा वह चक्र के अंत तक चलता रहता है। इस तरह उत्थान तथा अपरदन कभी साथ साथ नहीं चलते। डेविस का जो ये मत है ये भ्रमित करने वाला है, क्योंकि प्रकृति में अपरदन उत्थान की समाप्ति की प्रतीक्षा नहीं कर सकता है। क्योंकि ये बता रहा है पहले उत्थान हुआ, जब तक पूर्ण उत्थान हो जाता है नहीं हो जाता है अपरदन प्रारंभ नहीं होता है। उत्थान पूर्ण होने के बाद ये अपरदन प्रारंभ होगा। तो इसको जो दिखाया है इसमें आप देख रहे हो, उत्थान, छोटी अवधि, फिर लंबी अवधि, अपरदन और चक्र का अंत। भौगोलिक चक्र का ग्राफ द्वारा जो प्रदर्शन किया गया है वो आप देखेंगे यहाँ पे डायग्राम में आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप ये जो ग्राफ बनाया है इसमें आप देखेंगे सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई कैक है, फिर आपका है कैसे गए टाइम, और टाइम नहीं आप देखो तरुण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और जीर्ण अवस्था आपके इसमें लिखा हुआ है। और इसी में आप देख रहे हो ऊपर सबसे ऊपर जो ए बैस है वहाँ पे आप स्थल खंड का उत्थान समाप्त और समय को अलग अलग अवस्थाओं में तरुण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था, जीर्ण अवस्था में दिखाया गया है। और भौगोलिक चक्र का ग्राफ द्वारा जो प्रदर्शन किया है इसमें डेविस का भौगोलिक चक्र मॉडल कुछ मान्यताओं पर आधारित है। पहला है जैसे स्थल रूप अंतर्जात एवं बहिर्जात कारकों की पारस्परिक क्रिया का प्रतिफल होता है। फिर दूसरा है स्थल रूपों का विकास इस तरह क्रमिक रूप में होता है कि पर्यावरणीय दशाओं में परिवर्तन के अनुरूप स्थल रूपों का व्यवस्थित क्रमबद्ध अनुक्रम उत्पन्न होता है। फिर है नदियाँ तब तक अपनी घाटी को गहरा करती रहती हैं जब तक कि वे क्रमबद्ध न हो जाएं। इस स्थिति की प्राप्ति के बाद नदियाँ पार्श्विक अपरदन द्वारा अपनी घाटी को चौड़ा करती हैं। फिर आता है स्थलखंड का उत्थान तीव्र गति से लघु अवधि में पूर्ण हो जाता है, जो हमने पहले भी यहाँ देखा है। और डेविस ने यह भी व्यक्त किया कि परिस्थितिवश अन्य स्थितियों में मंद गति से भी उत्थान हो सकता है। फिर जो मान्यता है जब तक उत्थान समाप्त नहीं हो जाता अपरदन प्रारंभ नहीं होता है। ये उसकी कुछ मान्यताएं हैं जिन पर उनका जो सिद्धांत है डेविस का भौगोलिक चक्र मॉडल वो आधारित है। डेविस ने अपने भौगोलिक चक्र मॉडल की जो व्याख्या की है वो इस डायग्राम के द्वारा अपन समझेंगे। धरातलीय भाग में उत्थान के साथ समांग संरचना वाले धरातलीय भाग में उत्थान के साथ अपरदन चक्र प्रारंभ होता है। ये धरातलीय उत्थान लघु अवधि में अत्यंत तीव्र गति से होता है। उत्थान की इस अवधि को चक्रीय अवधि के जो साइकिल टाइम है उसके अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है और इसे अपरदन चक्र की प्रारंभिक अवस्था कहते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें आप देख रहे हो UC यहाँ पे धरातलीय भाग की सागर तल से निरपेक्ष ऊंचाई को प्रदर्शित करता है। ये ऊपरी वक्र जो UC है पहाड़ियों के शिखर या जल विभाजक के शिखर को भी दर्शाता है, जबकि
LC, दो बने हुए हैं, ऊपर वाला UC और नीचे वाला LC, यानी निचला वक्र ऊपरी वक्र। LC जो है सागर तल से न्यूनतम उच्चावच या नदियों की घाटियों की तली को इंगित करता है। क्षैतिज रेखा ग जो है वो मैंने पहले आपको बताया समय को दर्शाती है, जबकि लंबवत रेखा कैक है ऊंचाई को दर्शाती है। ऐसे इस डायग्राम में देख रहे हो, ये सभी जो भी मैं बता रही हूँ ये सब कुछ डायग्राम में है। ऐसे सागर तल से अधिकतम निरपेक्ष उच्चावच को दर्शाता है, जबकि बैस रेखा प्रारंभिक सापेक्षिक उच्चावच को दिखाती है। उच्चस्थ तथा निम्नस्थ भागों के लंबवत अंतर को सापेक्षिक उच्चावच कहते हैं। अब आप इसमें देखिए एक लिखा हुआ ए द ले, डायग्राम में देखिए ए द ले रेखा अप्रदन के आधार तल को दर्शाती है। बेस लेवल लिखा हुआ है यहाँ पे, आधार तल को दर्शाती है। कोई भी नदी आधार तल से नीचे अपनी घाटी को गहरा नहीं कर सकती। फिर आप देखिए यहाँ पे ये और रे अधिकतम सापेक्षिक उच्चावच को दर्शाती है, और से के बाद ये जो एबस है इसमें से के बाद स्थल खंड का उत्थान समाप्त हो जाता है, जिसके फलस्वरूप प्रारंभिक अवस्था यानी उत्थान की अवस्था का समापन हो जाता है और अब अपरदन प्रारंभ होता है, और पूरा जो चक्र है 3 अवस्थाओं से गुजरता है, तरुण अवस्था, प्रौढ़ अवस्था और जीर्ण अवस्था, जिसका अपन नेक्स्ट वीडियो में अध्ययन करेंगे। और ये जो डायग्राम है इसको आपको अच्छे से अपनी कॉपी में, जो भी आपकी नोटबुक है उसमें उसको बनाना है और इसको याद करना है। इसकी सहायता से ही अपन पूरा एक्सप्लेन करेंगे।